स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा 2 पे। मेरा नाम है विनोद वर्मा और आज की वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी कोर्स से वितान बुक के चैप्टर डायरी के पन्ने की इजी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक है। पाठ की शुरुआत से पूर्व हम जानते हैं कि आखिर डायरी लेखन होता क्या है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे और उनके अनुभवों से उनके निधन के बाद भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो कहने का भाव क्या है? डायरी में लेखक अपने निजी अनुभवों को लिखकर संग्रहित करता है। आइए अब हम डायरी के पन्ने पाठ को पढ़ने से पूर्व लेखिका एन फ्रैंक के जीवन परिचय को देखते हैं और फिर उसके बाद इस पाठ को क्रमानुसार समझने का प्रयास करेंगे। लेखिका एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में हो गई थी। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई थी। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। आइए अब क्रमानुसार इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। बुधवार 8 जुलाई 1942 लिखा है सबसे पहले, प्यारी किट्टी। किट्टी भाई ये कौन है? ये है एन फ्रैंक की बेटी। तो उसमें लिखा है, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है, वह फुसफुसाई। माँ मिस्टर वान दान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वान दान से पूछने गई हैं कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। तो ये सारी बात कौन कह रहा है? ये सारी की सारी बात एन फ्रैंक अपनी बेटी को लिखते हुए बता रही है। दरवाज़ा मत खोलो। मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन
इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वान दान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वान दान माँ से अकेले में बातें करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। मार्गोट की उम्र 16 वर्ष थी। पापा जब मुझसे छिपने की जगह की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मतलब चिंतित थी। कौन चिंतित थी भाई यहाँ पर? एन फ्रैंक। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सकें। मिएप आई और वायदा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मिएप और जॉन गियेस रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। तो भाई यहाँ पर समझाया मिएप कौन थी? मिएप जो है लेखिका के पापा की दोस्त थी, करीबी दोस्तों में थी भी वो। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे और उनके पति भी, जिनका नाम जॉन था, वो भी उनके पापा के अच्छे दोस्त थे। मतलब दोनों पति और पत्नी उनके पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। मतलब वो उन सामानों को ठूंस रही थी। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छे से जानती थी कि यह रात मेरे लिए अपने बिस्तर में आखिरी रात होगी। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रीज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुट रहा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? मतलब अपनी चिंता यहाँ पर एन जाहिर कर रही है। कितनी परेशान थी, उसकी परेशानी को यहाँ पर दर्शाया गया है। मार्गेट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी हो रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डशिफ्ट के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर नाश्ते का बिखरा हुआ सामान, रसोई में बिल्ली के लिए शेर भर मीट, ये सभी चीज़ें यह दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो कैसे भी वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी।
ये लिखा था भाई एन फ्रैंक ने बुधवार 8 जुलाई 1942 की अपनी डायरी में। आगे है भाई गुरुवार 9 जुलाई 1942। लिखा है प्यारी किट्टी, मैं मम्मी पापा बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग लेकर तेज बारिश में भीगते हुए घर से निकले थे। हम कोई वाहन नहीं ले सकते थे। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग हमें लाचार दृष्टि से देख रहे थे। जब हम गली में पहुंच गए तब पापा मम्मी से सुना कि हमें 16 जुलाई को अज्ञातवास के लिए जाना था। बुलावे के कारण कुछ दिन पहले ही हमें चलना पड़ा। पापा के ऑफिस की इमारत में ही छिपने की जगह बनाई गई थी। पापा के ऑफिस में थोड़े से आदमी ही काम करते थे। उनको कुछ भी बताया नहीं गया था। इस इमारत में भूतल पर गोदाम था। भूतल यानी कि जमीनी स्तर पर गोदाम था। यहीं पर इलायची, लौंग, काली मिर्च आदि पीसे जाते हैं। गोदाम से सटा हुआ एक बाहर दरवाजा था जो ऑफिस का प्रवेश द्वार था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने का एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है जिसमें से आर पार नहीं देख सकते थे। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा है। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैक ऑफिस है। यहीं मिस्टर कुगलर और वान दान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में 4 सीढ़ियां चढ़कर प्राइवेट ऑफिस है। यहाँ फर्नीचर, फर्श, कालीन, रेडियो, लैंप सब कुछ अच्छा लग रहा था। बड़े से रसोई घर में हीटर और गैस के 2 चूल्हे हैं। तो ये थी भाई गुरुवार 9 जुलाई 1942 की डायरी। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है 23 जनवरी और 28 जनवरी 1944। 23 जनवरी को एन फ्रैंक ने लिखा कि उसे राजसी परिवारों की वंशावली में अच्छी रुचि हो गई है। वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने व देखने में समय व्यतीत करती है। साथ ही एन फ्रैंक को बालों का स्टाइल बनाना बहुत पसंद है। जनवरी, एन फ्रैंक लिखती हैं कि वह मिसेज वान दान की हर कहानी को सुनकर बोर हो चुकी हैं क्योंकि वही कहानी उसने पहले भी सुन रखी है। सील भी पुरानी बातें बताते रहते हैं जैसे घोड़ों की दौड़ें, लीक करती नावें और 4 साल की उम्र में तैरने की बातें इत्यादि। आगे है भाई 29 मार्च 1944। 29 मार्च को एन ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणाएं करते हुए कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों तथा पन्नों को इकट्ठा किया जाएगा। यह सुनकर एन का मन आनंद से भर गया। लेखिका ने कहा कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। वे सभी भूखे हैं। उनके यहाँ 1-2 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। ब्लैक मार्केट में जूते का तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। अगला भाई 11 अप्रैल 1944। एन ने 11 अप्रैल को डायरी में लिखा कि शनिवार को गोलाबारी शुरू हो गई। तेज धमाका सुनने के बाद ही एन छत से नीचे उतरी थी। एन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और उसके पापा ने उसे जल्दी ही नीचे आने को कहा था। घर में सभी लोग परेशान थे क्योंकि अब सबको पता था कि हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं। आगे लिखा उन्होंने भाई 13 जून 1944 को। 13 जून को एन ने डायरी में लिखा कि सभी डच लोग ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कायर भी कहते हैं। पीटर के विषय में लेखिका कहती है कि वह केवल एक अच्छा दोस्त है क्योंकि वह यह मानती है कि पीटर का स्वभाव उसके स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है। एन कहती है कि लोग उसे घमंडी समझते हैं परंतु वह है नहीं। एन अपनी कमियों को तो जानती है और उन्हें ठीक भी करना चाहती हैं जबकि लोग ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। वह लिखती है कि नारियां केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। नारियों ने ही समाज को बनाया है। फिर समाज उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं देता? औरतों की मुश्किलों को पुरुष कभी झेल भी नहीं सकते, इसलिए इन मुश्किलों या तकलीफों का अनुमान लगाना भी उनके लिए असंभव है।
लेखिका को यह विश्वास है कि अगली सदी में औरतों को अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।